गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो उपसर्ग का टॉपिक चल रहा था बच्चों। इंग्लिश में उपसर्ग को प्रीफिक्स बोला जाता है। PREFIX प्रीफिक्स। हमने दो वीडियो के अंदर जो है एक तो उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के प्रकार, उसके बाद हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ रहे थे जो 22 होते हैं। आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, अगर कोई पूछ ले कि संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है तो 22 होती है। हिंदी में इसको 22 बोला जाता है और इंग्लिश में जो बोला जाता है वो 22 बोला जाता है। क्लियर बच्चों? रोमन नंबर जो होते हैं उनमें हम 22 बोलते हैं। आप सभी बच्चों को कल हमने 12 उपसर्गों के बारे में बताया था। आज हम नेक्स्ट जो है बचे हुए 10 उपसर्गों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन कौन से जो हमारे उपसर्ग बचे हैं उनमें 13वें नंबर पर कौन सा आता है। देखिए बच्चों ध्यान से, इसी तरह से आपको नोटबुक में अपनी में एक डायग्राम बना लेना है, जो चल रहा है उसी सिस्टम से चलना है। यहाँ पर उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ, क्लियर बच्चों, उपसर्ग का अर्थ, और यहाँ पर आपको लिखना है उपसर्ग युक्त शब्द, उपसर्ग युक्त शब्द। ठीक है बच्चों, उपसर्ग युक्त शब्द का मतलब है उपसर्ग से जो विशेष शब्द का निर्माण होगा, नवीन शब्दों का जो निर्माण होगा, वो शब्द या वो एग्जाम्पल आपको इसमें लिखाए जाएंगे। क्लियर बच्चों? अब हम 13वें नंबर पर, यानी 13वें नंबर का जो उपसर्ग हमारा आता है वो आता है निर उपसर्ग। कौन सा आता है? निर। ठीक है ना? निर उपसर्ग का अर्थ अगर अपन लगाएं तो निर उपसर्ग का अर्थ बनता है बिना या विशेष। ठीक है बच्चों, बिना या विशेष। निर उपसर्ग का अर्थ क्या बनता है? बिना या विशेष। जैसे इसके अगर हम उदाहरण लिखें तो निर प्लस धन, है ना? निर प्लस धन क्या बना जाएगा? निर धन। इसमें संधि नहीं हो रही, संयोग हो रहा है, क्योंकि जो वर्ण है वो जो के त्यों आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लिखें निर प्लस आकार। ठीक है बच्चों, अब मिलकर क्या बनेगा? आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगा? निराकार। देखिए बच्चों आ की मात्रा क्यों जुड़ी? क्योंकि हलंत लगने से निर में रे जो है उसमें स्वर नहीं है। हलंत का एक विशेष महत्व होता है। हलंत का मतलब होता है कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हम स्वर रहित दिखाने के लिए आधा लिख सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हम आधा नहीं लिख सकते। तो स्वर रहित होने पर उनके नीचे हलंत, संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, हलंत लगा दिया जाता है, जिससे वो आधा वर्ण पढ़ा जाता है, यानी स्वर से रहित वर्ण पढ़ा जाता है। और जब हम उसके साथ किसी भी स्वर वर्ण को लाते हैं तो वो स्वर वर्ण उसके अंदर आ जाता है और इस तरह से हमारा शब्द बन जाता है। जैसे मैंने लिखा निर प्लस आहार। देखिए बच्चों निर प्लस आहार में आ जो है रे में लग जाएगा, क्या बन जाएगा? निराहार। क्लियर बच्चों, है ना? इसी तरह से और एग्जाम्पल हम देखें, निर प्लस अहंकार। निर प्लस अहंकार। प्लस का मतलब बच्चों ये मत सोचना जोड़ रहा हूँ, प्लस का मतलब है इन दोनों के मध्य संयोग या संधि हो रही है। जोड़ने की क्रिया हमारे यहाँ पर नहीं होती, या तो संयोग होती है या संयोग होता है या संधि होती है। ठीक है ना? तो निर अहंकार बन जाएगा, ए की मात्रा अंगूर की मात्रा आ जाएगी, निर अहंकार, निर अहंकार। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से निर उपसर्ग से बनने वाले जो आपके शब्द हैं, यानी निर उपसर्ग आया उसका अर्थ या तो बिना होगा या कोई विशेष अर्थ दे देगा, दोनों स्थिति होंगी। अब निर्धन, धन से रहित क्या कहलाता है? निर्धन या गरीब। निर आकार, विशेष आकार कहते हैं ना। अब यहाँ पर निर का अर्थ आकार से रहित नहीं है, हाँ निराकार, आकार से रहित, सॉरी,
निराकार माने होता है जिसका कोई आकार न हो, यानी बिना आकार के। ईश्वर को निराकार माना जाता है। निर प्लस आहार, बिना आहार के, ठीक है। निर प्लस अहंकार, बिना अहंकार के। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो संस्कृत का उपसर्ग चलता है वो आता है आपका निस, ठीक है बच्चों। निस, जैसे दुस आया था ऐसे ही निस है, तो निस में आ जाएगा वही। एक अर्थ तो होगा बिना और एक होगा बाहर, बाहर, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें निस के, तो निर, नि, स, निस प्लस च, निस प्लस च। व्यंजन संधि के कारण क्या बन जाएगा? निश्चय, ठीक है ना। व्यंजन संधि के कारण से का शय बन जाएगा और क्या हो जाएगा? निश्चय। नी प्लस छल, बिना छल के, निस प्लस छल, क्या बनेगा? निश्चल, ठीक है बच्चों। क्या बना? निश्चल। नी प्लस छल बराबर क्या बना? निश्चल। निस प्लस काम, क्या बनेगा? षटकोण वाला से हो जाएगा निष्काम, है ना। निष्काम का मतलब होता है बिना स्वार्थ के, ठीक है। इसके बाद आ जाता है निष्फल प्लस फल, फल से रहित, निष्फल यानी परिणाम से रहित, क्या बन जाएगा? निष्फल, ठीक है। तो इस तरह से हम निस उपसर्ग से बनने वाले जो आपके शब्द होंगे उनका निर्माण कर सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करें, आपका हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो आता है 15वां उपसर्ग जो आता है वो आता है प्रय। कौन सा आता है? प्रय उपसर्ग। प्रय उपसर्ग का अर्थ होता है आगे या अधिक, आगे या अधिक, आगे या अधिक, ठीक है बच्चों। प्रय उपसर्ग का अर्थ होता है आगे या अधिक। अगर हम इसका अर्थ प्रत्यय से उपसर्ग से बनने वाले शब्दों को लिखें तो प्रय प्लस दान, दान से अधिक, प्रदान या दान के आगे, प्रदान करना, देना। प्रय प्लस बल, बल से अधिक, प्रय प्लस बल, प्रबल, ठीक है बच्चों। इसी तरह से प्रय प्लस योग, प्रय प्लस योग, क्या बनेगा? प्रयोग, ठीक है ना। इसी तरह से हम लिखें प्रय प्लस यत्न, विशेष यत्न या प्रयत्न, कोशिश से अधिक, प्रयत्न, ठीक है। तो इस तरह से प्रय उपसर्ग से बनने वाले आपके शब्द हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है परा, 16 वाला परा। देखिए सभी उपसर्गों को हम किसी भी मूल शब्द के आगे लगा रहे हैं, पीछे नहीं लगा रहे। और परिभाषा भी यही कहती है कि बार बार आपको ध्यान रखना है, उपसर्ग का मतलब होता है वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसको विपरीतार्थक बना देते हैं। तो वो उपसर्ग आपके कैसे कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बच्चों? उपसर्ग कहलाते हैं। वो शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, उपसर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, उनका अर्थ जो होता है वो किसी ना किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर ही निकलता है, कभी भी उनका
प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। ऐसे ही परा उपसर्ग को देखें। परा का अर्थ क्या होता है? विपरीत, पीछे और अधिक। विपरीत, पीछे और एक और होता है अधिक। परा यानी क्या होता है? विपरीत, पीछे और अधिक। ठीक है, अब इसके अगर अपन अर्थ निकालें तो क्या बनता है? देखिए, परा प्लस जय। अब आप सामान्य सा देख लीजिए, जय माने जय जीत होता है, और जीत का जो अर्थ हो जाता है जय माने जीत, और जीत का विपरीत अर्थ क्या हो गया? पराजय। पराजय यानी हार। जीर का विलोम क्या हो गया? हार। यानी परा उपसर्ग विपरीतार्थक शब्द बनाता है ना। इसके बाद हम लिखें परा प्लस क्रम। परा माने अधिक, क्रम माने ताकत, शक्ति। तो क्या बन गया? पराक्रम। परा प्लस भव, पराभव। है क्या नहीं? इसके बाद हम देखें परा प्लस मर्श। परा प्लस मर्श, परामर्श, विचार विमर्श, परामर्श। तो इस तरह से परा उपसर्ग से बनने वाले आपके शब्द बनेंगे। इस तरह से आप लिखते जाएंगे। उपसर्ग हो गया परा, अर्थ हो गया विपरीत, पीछे, अधिक, पराजय विलोम शब्द दे रहा है, पराक्रम अत्यधिक शक्ति को बतला रहा है, पराभव अत्यधिक वैभव को बतला रहा है, और परामर्श जो होता है वो विचारों के पीछे जाना, अर्थात विचार विमर्श करना, एक दूसरे से बातचीत करना, सलाह लेना। ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका परी। परा के बाद क्या हो जाता है? परी। परा के बाद क्या हो जाता है? परी। वो ये परी गलत है, ये परी नहीं आएगा, सॉरी, ये परी आएगा, छोटी की मात्रा। ठीक है बच्चों, इसमें लिखेंगे परी माने चारों ओर, चारों ओर। ठीक है, या पास। चारों ओर या पास। परिभ्रमण, जैसे मैंने लिखा परि और भ्रमण। अब देखिए बच्चों, भ्रमण माने घूमना होता है, परि माने चारों ओर, तो क्या हो जाएगा? चारों ओर घूमना यानी परिभ्रमण। ठीक है बच्चों, चारों ओर घूमने का अर्थ क्या निकला? परिभ्रमण। परि प्लस इच्छा, इसमें देखना ध्यान से, क्योंकि परीक्षा शब्द आपको बार बार आएगा। परि प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा। यहाँ पर जो है वो दीर्घ संधि हो रही है, परीक्षा। ठीक है, ई का क्या हो जाएगा? बड़ा ई, परीक्षा। इस शुद्धि अशुद्धि में भी काम आता है ये शब्द, ध्यान रखना। कई बच्चे छोटी की मात्रा लगा देते हैं परीक्षा में, तो आप बच्चों को ध्यान रखना है। परि प्लस आप्त, परि प्लस आप्त, यण संधि हो जाएगी, पर आधा रह जाएगा, याप्त। या तो यो लिख दीजिए या यो लिख दीजिए, पर्याप्त। ये शुद्ध ज़्यादा है बजाय इसके, ठीक है ना, ये शुद्ध ज़्यादा है, पर्याप्त। ठीक है, परि प्लस अटन, चारों ओर घूमना, परि प्लस अटन, अटन माने घूमना, तो क्या हो जाएगा? पर्यटन, है ना, पर्यटन यानी घूमना। तो इस तरह से आपके 17 हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है इनको लिखें, इरेज करने वाला हूँ। नेक्स्ट जो आपके बचते हैं वो 4 उपसर्ग बचते हैं, लिख लिया होगा सबने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं
देखिए बच्चों, 17 हमारे उपसर्ग हो चुके। 18वां जो आता है आपका, 18वां उपसर्ग है प्रति। ठीक है, अब प्रति का अर्थ अगर हम देखें तो प्रति का अर्थ क्या बनता है? प्रत्येक। एक तो इसका अर्थ बनता है प्रत्येक, एक तो क्या बनेगा? प्रत्येक। और एक जो इसका अर्थ बनेगा विपरीतार्थक रूप में जाएगा, विलोम शब्द का निर्माण करेगा, तो विपरीत। ठीक है ना? प्रति प्लस एक, मैंने लिखा प्रति के तो बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, प्रति प्लस एक। ठीक है ना? अब इसका अर्थ विपरीत के अर्थ में नहीं जा रहा है ना, हर एक, प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब एक एक, है ना, तो यहाँ हो जाएगा प्रत्येक। हो गया ना प्रत्येक। इसी तरह से हम देखें प्रति प्लस दिन। देखिए प्रति प्लस दिन, अब दिन, दिन के साथ प्रति उपसर्ग लग रहा है, तो इसका हर दिन या प्रत्येक दिन अर्थ निकलेगा प्रत्येक दिन। तो अगर हम इसका संधि करें तो क्या बनेगा? प्रति दिन। अब आप बच्चे देखिए, क्या इसके स्वर में कोई परिवर्तन हुआ? प्रति वही आ गया, दिन वही आ गया, है ना, तो इसके मूल शब्द में या मूल वर्णों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपका जो होगा संधि नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? संयोग होगा। क्या होगा बच्चों? संयोग होगा। इसके बाद हम देखें प्रतिकूल, कूल के विपरीत। अब यहाँ देखिए कूल के प्रति विपरीत जो हो जाएगा, विपरीतार्थक दे रहा है, विलोम बन रहा है प्रतिकूल। अनुकूल नहीं है, बल्कि कैसा है? प्रतिकूल। ठीक है, इसी तरह से हम देखें प्रति प्लस इच्छा। प्रति, इसको ध्यान से देखना, बहुत अशुद्धियाँ करते हो आप लोग। प्रति प्लस इच्छा, इच्छा, तो क्या बनेगा? प्रतीक्षा। बड़ी की मात्रा हो जाएगी प्रतीक्षा। वेट जिसको कहते हैं, वेट करना, है ना, वही प्रतीक्षा कहलाता है। प्रति प्लस आशा, प्रति प्लस आशा, क्या बनेगा? प्रत्याशा। यहाँ संधि हो रही है, ठीक है ना, है ना। इसी तरह से हम कहें प्रति प्लस ध्वनि। अब बच्चों ध्यान से रखना, ध्वनि सामान्य समय बोल रहा हूँ, प्रति ध्वनि जो होती है वो उल्टा लौट कर आती है, ठीक है ना। तो क्या बना? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, यहाँ पर संयोग हो रहा है, संधि नहीं हो रही। तो इस तरह से प्रति उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द होंगे वो हमारे इस तरह से होंगे। नेक्स्ट हमारा 90 है, 19, ठीक है ना। 19 है आपका बी उपसर्ग। अब बी का अर्थ क्या होता है? एक तो विशेष होता है और एक भिन्न होता है। एक तो विशेषता प्रदान करेगा, विशेष अर्थ देगा, और एक अलग होने का अर्थ देगा। दो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। एक विशेष होता है और एक अलग अर्थ देता है। जैसे मैंने लिखा जय, वी प्लस जय। अब जय क्या होती है? जय माने जीत होती है। अब बी उपसर्ग से इसमें क्या अंतर आया? बी उपसर्ग से केवल इतना सा अंतर आया कि इसके अर्थ में जो है एक बल आ गया। इसके अर्थ में क्या आ गया? एक बल आ गया, एक विशेषता उत्पन्न हो गई। तो विशेष जय, विजय का मतलब क्या हो गया? विशेष जय। तो बन गया शब्द हमारा विजय। क्या बन गया? विजय। इसी तरह से हम ज्ञान, तो वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान, ठीक है ना। अब ज्ञान तो आप सभी जानते हो, सामान्य से नॉलेज जिसको कहते हैं वो ज्ञान। अब ज्ञान से भिन्न यानी तर्क के आधार पर और भी चीज़ों को प्राप्त करना, या ये भी कह सकते हैं विशेष ज्ञान की प्राप्ति करना, तो किस में आ जाता है? विज्ञान। किस में आ जाता है बच्चों? विज्ञान। विशेष ज्ञान की प्राप्ति करना, यानी हम किसी भी चीज़ को, विज्ञान का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को प्रयोग के आधार पर या अपने तर्कों के आधार पर अगर हम प्रस्तुत कर सकें, तो वो जो है वो चीज़ किसके अंदर जाती है? विज्ञान के अंदर जाती है। किसके अंदर जाती है? विज्ञान के अंदर। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल हम देखें वो देखता है वी प्लस नाश।
नाश माने भी नष्ट करना होता है। अब भी उपसर्ग से उसमें क्या भिन्नता उत्पन्न हुई, उसमें जो है विनाश का मतलब होता है विध्वंस, यानी हम एक नष्ट करने की प्रक्रिया को और प्रभावशाली बनाने का काम कर रहे हैं, तो क्या बन गया, विनाश। क्या बन गया बच्चों, विनाश, यानी विशेषता उत्पन्न कर रहे हैं हम, है ना। वी प्लस ख्यात, वी प्लस ख्यात, ख्यात माने होता है प्रसिद्ध होना। अब विख्यात का मतलब भी वही अर्थ निकलेगा, लेकिन हम क्या है उसमें प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं, यानी विशेष रूप से ख्याति प्राप्त करना क्या कहलाता है, विख्यात। विशेष रूप से क्या प्राप्त करना, ख्याति प्राप्त करना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, विख्यात की श्रेणी में आता है। तो इस तरह से आपके जो है बी उपसर्ग से बनने वाले जो शब्दांश है, जो शब्द हैं उनका निर्माण होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 20वां जो उपसर्ग आ जाता है वो आपका आ जाता है सु। बी का अर्थ क्या है, सु। 20वां है 20 सु। अब सु का अर्थ निकलता है अच्छा, सु का अर्थ क्या निकलता है, अच्छा और सरल। ठीक है, दो अर्थ निकल रहे हैं, एक अच्छा और एक सरल। मैंने लिखा सु प्लस गंध। अब आप देखिए गंध माने होती है जो हम नाक से यानी इस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा मतलब कि जिन द्रव्यों की सूंघ कर पहचान करते हैं वो गंध की श्रेणी में आ जाती है। अब अगर गंध दो तरह की होती है, एक तो अच्छी गंध होती है और एक बुरी गंध होती है। अगरबत्ती की अगर जैसे परफ्यूम वाली जो खुशबू आती है वो अच्छी गंध होती है, लेकिन मल आदि की जो गंध आती है वो बुरी गंध होती है। तो सुगंध का मतलब क्या हो गया, सुगंध, अच्छी गंध। क्या बन गया, सुगंध, अच्छी गंध। इसी तरह से हम देखें सुगति, सुगति क्या बनेगा, अच्छी गति। सु प्लस गति, अच्छी, मिलकर क्या बना, सुगति। ठीक है, सु प्लस गति, सुगति। इस तरह से आप सु उपसर्ग को बना सकते हैं। नेक्स्ट 21 है आपका, वो है सम। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह, अच्छी तरह या पूर्ण शुद्ध, या होगा पूर्ण शुद्ध। ठीक है, अच्छी तरह या पूर्ण शुद्ध। अब इसके अगर अपन लगाएं सम प्लस कल्प, ठीक है ना, तो संकल्प, सम प्लस कार क्या बनेगा, संस्कार, बराबर संस्कार, सम प्लस कृत क्या बनेगा, संस्कृत, संस्कृत। इस तरह से सम उपसर्ग से बनने वाले प्रत्यय हो जाते हैं शब्द। अब आ जाता है लास्ट 22 अनुपसर्ग। देखिए, एक हिंदी में अन होता है जिसमें स्वर रहित होता है, एक संस्कृत में अन होता है जिसमें एक हिंदी में अन होता है जिसमें स्वर नहीं होता है। जैसे मैंने इसमें अन लिखा, अन प्लस मोल, तो यहाँ स्थिति होगी अनमोल की। क्यों, क्योंकि इसमें स्वर है, आधा वर्ण नहीं है। लेकिन संस्कृत वाला जो अन होता है उसमें आधा वर्ण माना जाता है या स्वर रहित वर्ण माना जाता है। तो अन का अर्थ होता है नहीं, या तो निषेध के अर्थ में आएगा, मना करेगा नहीं, या होगा बुरा। हमेशा तत्सम शब्दों में लगेंगे संस्कृत उपसर्ग। मैंने लिखा अनुपयोगी, अन प्लस उपयोगी क्या बनेगा, अनुपयोगी। क्या बनेगा बच्चों, अनुपयोगी, है ना। इसके बाद मैंने लिखा अन प्लस इष्ट, अन प्लस इष्ट
है ना। तो क्या बना, अन प्लस इष्ट का तो अनिष्ट, अनिष्ट तो, ठीक है। तो इस तरह से आपके 22 जो उपसर्ग हैं वो कंप्लीट होते हैं। और आप सब बच्चों को इन उपसर्गों की प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से सभी बच्चों को ध्यान रखना है, क्योंकि इनके आधार पर आप शुद्धि और अशुद्धियों को भी सीखते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपके संस्कृत के उपसर्ग कंप्लीट होते हैं जो 22 हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी और जो विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं उनका अभ्यास कराया जाएगा। तब तक आप इन 22 जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनका अभ्यास करें। और एक और चीज़ ध्यान रखें, संस्कृत के उपसर्ग हमेशा संस्कृत शब्दों में, जिनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, उन्हीं में लगाए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग कभी भी हिंदी शब्दों में या विदेशी शब्दों में नहीं लगाए जाते। वो थोड़ा सा आजकल आधुनिक युग हो चुका है तो नए नए प्रयोग की लोगों में आदत होती है। तो ऐसे शब्द मतलब जो दूसरी भाषा के शब्दों में, दूसरी भाषा के शब्द मतलब उपसर्गों का प्रयोग करके जो नवीन शब्द बनाए जाते हैं वो संकर शब्द की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको केवल इतना सा समझना है कि संस्कृत के उपसर्ग 22 कौन कौन से हैं, उनका अभ्यास, उनसे बनने वाले शब्द कौन कौन से होंगे, उनका अर्थ क्या क्या निकल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अन्य उपसर्गों के साथ मिलते हैं, तब तक आप अध्ययन जारी रखिए।